नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। करीब 4 घंटे हरिद्वार में रहेगा गृह मंत्री का कार्यक्रम। बैरागी कैंप मैदान में प्रदर्शनी का भी करेंगे अवलोकन। विशाल जनसभा को इस दौरान संबोधित भी करेंगे और 427 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे। तो 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19 परियोजनाओं का शिलान्यास इस दौरान होगा। कार्यक्रम में सीएम धामी सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। तो आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने पर भी इस दौरान जोश रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम में सीएम धामी ने पहले भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह और ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने पर भी जोर रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज हरिद्वार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और करीब 4 घंटे तक का उनका कार्यक्रम जो है वो हरिद्वार में रहेगा। और इस दौरान व्यवस्थाओं को चाक चौबंद भी कर लिया गया है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है अभी गृह मंत्री के आने को लेकर? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा है, इसी को देखते हुए प्रशासन ने पूर्णतः तैयारियां भी कर ली हैं। एसएसपी हरिद्वार की बात की जाए या जिलाधिकारी की बात की जाए, लगातार इन्होंने औचक निरीक्षण कर करके जो कार्यक्रम स्थल बैरागी कैंप बनाया गया है वहां पर लगातार बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर वहां का जायजा लिया था, निरीक्षण लिया था। आपको साफ तौर से बता दें कि जो कार्यक्रम क्या में पहुंचेंगे वो लगभग 12:30 बजे के आसपास बैरागी कैंप में पहुंचने का समय है। आधे घंटे पहुंचने के बाद लगभग वहां पे ये भी बात की जा रही है कि भारतीय न्याय संहिता में जो बीएनएस में 3 धाराएं बदली गई हैं उनको लेकर के बात की जाएगी। जो बीते सालों में भाजपा और डबल इंजन सरकार के उत्तराखंड के लिए काम रहे 4 साल बेमिसाल की, उसकी भी बात की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों में लगातार ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं 27 का चुनाव नजदीक आ चुका है, तो एक विशाल रैली का भी आयोजन है और गोल्डन होटल में एक मीटिंग भी की गई। जिस तरीके से ये देखा गया है कि लगभग 3 से 4 घंटे का जो समय है वो गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में देंगे। उसके बाद देखना होगा किस तरीके की भाजपा की आगे की रणनीति बनती है चुनाव को लेकर के। लेकिन प्रवेश, 4 घंटे का लगभग ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि बैठक भी कर सकते हैं अमित शाह आगामी चुनाव को लेकर भी और तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे बीजेपी के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गॉडविन होटल में बैठक का आयोजन भी किया गया है और उसी में जो है वहां पर भाजपा के कई नेता और जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा किस तरीके का निर्णय बैठक में निकल करके आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा था कि चुनाव का आगाज भी हो चुका है, एक विशाल जनसभा भी की जाएगी और लगभग आज का जो कार्यक्रम है वहां पे 1 से 1.25 लाख लोगों के लिए व्यवस्था भी की गई है। तो देखना होगा कितने लोग पहुंचते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम भव्य और दिव्य को बनाया जाता है। लेकिन प्रवेश, ऐसे में क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं तो क्योंकि कर ली गई होंगी, रूट भी डाइवर्ट किए गए होंगे, ऐसे में स्थानीय लोगों को भी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आज? जी बिल्कुल विशाल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि प्रशासन पूर्णतः अलर्ट नजर आ रहा था और ये पहले से ही जो तैयारियां हैं वो बना ली गई थी। और लगातार बीते 3 से 4 दिनों से जो प्रशासन के द्वारा रूट डाइवर्ट किया गया है, थोड़ा बहुत रूट डाइवर्ट है, ज्यादा रूट डाइवर्ट नहीं है। जो रूट डाइवर्जन था वो लगभग एसएसपी ग्रुप के माध्यम से हर जगह पहले ही बता दिया गया है। देखना होगा कि इससे कितनी परेशानियां होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि बैरागी कैंप एक कंकल कोने में है, वहां पे भी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ज्यादा किसी प्रकार की जो लोग हैं स्थानीय लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना इस वजह से नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई। बैठक के अंत में कुल 5 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर भी लगाई है। ये फैसले विधानसभा के आगामी बजट सत्र में विधेयकों के रूप में पेश किए जाएंगे और राज्य के सामाजिक, शैक्षिक और
कानूनी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, कैबिनेट की बैठक में कौन से ऐसे अहम फैसले भी आए हैं जिन पर चर्चा हुई और किन किन पर मोहर भी लगी है? देखिए विशाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और उसके बाद अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण कई प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद 5 प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है। पहले प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो भाषा संस्थान अधिनियम का 2018 का अनुमोदन हुआ है। उसके साथ साथ दूसरे की बात की जाए तो निजी उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन किए जाने के लिए उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 प्राकृतिक किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सार्वजनिक रोकथाम विधेयक 2026 का अधिनियम किया गया है। कैबिनेट में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में संशोधन हुआ है जिसमें अधिनियम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और कैबिनेट द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधान को अधिनियम के रूप में प्राकृत किए जाने का जो अनुमोदन है वो भी हुआ है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये 5 प्रस्ताव थे जो कैबिनेट बैठक में पास हुए हैं। और जो है जिस तरह से जो है ये माना जा रहा था कि और कई प्रस्ताव जो है आने की संभावना देखना होगा कि इससे पहले एक और बैठक की जो है सूचना सामने आ रही है। एक और बैठक जो है हो सकती है। तो देखना होगा कि जो बजट सत्र है उससे पहले की क्या कल कोई एक और बैठक मंत्रिमंडल की बुलाई जाती है। क्योंकि योगेश, बजट सत्र भी आहूत हो गया है और जल्द ही ये बजट सत्र भी होगा, यानी कि 9 मार्च से। तो ऐसे में तैयारियां उसको लेकर के भी हो रही होंगी, लेकिन अभी जो ये प्रस्ताव आए और जिन पर कैबिनेट ने मोहर भी लगाई, तो क्या ये भी विधेयक पटल पर रखे जा सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल ये विधेयक पटल पर रखे जा सकते हैं। इनके अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर विशाल दूसरी ओर देखें तो क्योंकि ये कीमती जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बजट सत्र से पहले एक और कैबिनेट की बैठक हो सकती है। तो वो देखने वाली बात होगी कि वो बैठक देहरादून में होगी या गैरसैंण में होगी, किस तरह की बैठक रहने वाली है, किस तरह के उसमें प्रस्ताव लाए जाएंगे, क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो बैठक में लाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये 5 प्रस्ताव पास होने के बाद एक और बैठक की जो सुगबुगाहट है उस पर भी नजर बनी हुई है कि आखिरकार उसमें किस तरह के प्रस्ताव लाने की जो है संभावनाएं बन रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम छुलापे निवासी अनुज पंत ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होकर उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर उन्हें बधाई भी दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिताजी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र का आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ भूमि खटीमा में। तो तब से मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। आप चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है। चलो चलो सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। झंडे मेले से पहले सुरक्षा अलर्ट नजर आने लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का एसपी सिटी ने जायजा लिया है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। 8 मार्च से झंडा मेला शुरू होगा और सीसीटीवी और ड्रोन से इस दौरान निगरानी भी रखी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल से खबर मिल रही है, जहां श्रीनगर के खिरसू ब्लॉक में सुमाड़ी क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर का काम बीते शुक्रवार को भी पूरी तरह से ठप रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का विरोध जारी है। बता दें कि 1 मार्च से ग्रामीण निर्माण रोक कर रहे हैं। वहीं सुमाड़ी, चबराड़ा, नेयलगढ़ और खल्लू गांव के लोग युवा नेता सुधीर जोशी के नेतृत्व में साइट पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। और सपोर्ट करने गुलाब की तरह जो खुशबू थी
वो एकता के ऊपर निर्भर थी। जो हमारे पास जो सुमाड़ी की भी जो कंपनी है वो भी आज यहाँ पे शिकायत लेकर अपनी आई थी और साथ में पहले भी वहाँ पे काम रुकवाने के संबंध में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी और उसके संबंध में हम लोगों ने एसडीएम को भी निर्देशित कर दिया है। तो कुछ रोजगार वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है और बाकी इश्यूज़ पे भी वार्ता की जा रही है और जल्दी सभी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि एनआईटी का काम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो हम लोग और लेकिन वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनका भी हित अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों में बैलेंस करके वो वार्ता करके शीघ्र ही काम उसमें शुरू करा दिया जाएगा। उसमें तहसीलदार, पुलिस सभी लोग मौके पर भी गए थे और एसडीएम भी इसमें वार्ता करने का भी कोशिश कर रही हैं और ये शीघ्र रिजॉल्व हो जाएगा। आप इश्यूज़ बता रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ उन्होंने एक ज्ञापन में भी संभवतः लिखकर एसडीएम को भी दिया है, तो एसडीएम इसको अपने स्तर से दिखवा रही हैं और सभी से वार्ता भी हो गई है। तो उसमें ये शीघ्र इसका निस्तारण जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चाहे सीवेज का इशू है या डंपिंग का इशू है या जो रोजगार का या अन्य इशू है, वो सभी के संबंध में वार्ता की जा रही है। बड़ी बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं और आपके माध्यम से हम लोग एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय धरोहर की प्रोजेक्ट है, हायर एजुकेशन पर काम हो रहा है और हम भी ये चाहते हैं क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में जब से थे तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे एनआईटी का निर्माण कार्य हो, जल्द से जल्द हो। 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज़ का जो काम जो उसके लिए पैसा रिलीज़ हुआ, 1000 करोड़ रुपये उसके लिए रिलीज़ हुए। एनबीसीसी इसमें कंसल्टेंसी बन जाती है। नवरत्नों में से एक कंपनी है, उसने ठेका दिया, ठेका कराया, टेंडर हुआ, उसके बाद सेम इंडिया को काम मिल गया। सेम इंडिया की कितनी बादशाहत है ये आप सब लोग जान सकते हैं, कितनी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है कि सेम इंडिया की कितनी गुंडागर्दी है, ये सारी दुनिया जानती है। सेम इंडिया ने काम बेच दिया, एक तरीके से यूँ कहे कि सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। अब सबसे बड़ी बात ही हमारी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि एक तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31 एनआईटी में से एक एनआईटी बनने जा रही है और बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था बन जाती है हिमालयन कंस्ट्रक्शन, जिसने कभी बिल्डिंग बनाई नहीं, जिसका स्पेशलाइजेशन अगर किसी में है तो उसका रोड बनाने में स्पेशलाइजेशन है हिमालयन कंस्ट्रक्शन का, उसका ब्रिज बनाने में है, पुल बनाने में है, लेकिन उसने कभी बिल्डिंगें तो बनाई नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी एक तरीके से इनसे भी सवाल ये है कि भाई आने वाले समय में जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे, जो कर्मचारी यहाँ नौकरी पर आएंगे, वो कैसे इन बिल्डिंगों में रहने वाले हैं और कंपनी कौन सी है जिसने कि कभी बिल्डिंग बनाई नहीं। सर नमस्ते, मैं ग्राम प्रधान नयालगढ़। हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे ग्राम नयालगढ़ में एक्सेस जो डंपिंग है, जो डंपिंग जोन बनाया गया था, उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि इसमें क्या माप रहेगा। हम उस माप को यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं, हमारी गांव से महिलाएं आई हुई हैं, उस माप को जानने आए हैं क्योंकि वो डंपिंग इतनी एक्सेस हो चुकी है कि कल के दिन पे हमें डर है कि वो खतरा बना हुआ है हमारे गाँव के लिए, कि अगर एक भी बरसात आती है तो वो मलबा अगर बह के नीचे आता है तो पूरे गाँव के लिए वो खतरा बना हुआ है। जो बेसिकली हमारा मुद्दा है, हम उसी के लिए यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं कि हमें वो प्रतिलिपि दिखाई जाए, जब आपको परमिशन मिली थी कि इतनी हमने डंपिंग यहाँ पे करवानी है। और एक और यहाँ पे इन्होंने डंपिंग जोन बनाया हुआ है, उसके बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है अभी तक कि कितना है और क्या है, उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे ग्रामवासी आज सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसी मुद्दे को लेकर। सर मैं सब पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो हमारी गांव की माँ बहनें सभी लोग हैं। हमारा सिर्फ इनसे निवेदन यह है कि जो रोजगार है उनमें जो इन्होंने एक दिया है कि आप देख सकते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और उससे पहले हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि महिलाओं को इस रोजगार जो कि इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सुमाड़ी में कार्य कर रहा है उससे इनको हटाया जा रहा है। उससे हम बहुत नाराज हैं क्योंकि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहां इनकी सोच ऐसे देखने की मिली कि कह रहे हैं कि बेटी को रोजगार से हटाओ। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करना हम इसलिए आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी जनता है और हमारी माँ बहनें आई हुई हैं। इनकी पीड़ा है, इन पहाड़ों को बचाने के लिए जो आप देख रहे हैं ये लोग मेरे पीछे, इन्होंने इस पहाड़ को बचाया हुआ है। जब तक ये लोग इस पहाड़ में है तब तक ये पहाड़ जीवित है। जब इस पूरा गाँव पलायन की मार झेल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि जब एक रोजगार का थोड़ा सा हमको साधन मिलता है उस साधन में ये लोग जो ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और उससे ये हमारी जो बहनें हैं, हमारी उनको दोस्त लोगों को इस कार्य से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम इस धरने में बैठेंगे। सर देखिए, कार्य तो कंपनियां ही करेंगी और अपने अपने सामर्थ्य और विवेक के हिसाब से करेंगे। हमारी खाली बात ये इतनी थी कि जिन मुद्दों को लेकर क्षेत्रवासी यहाँ पे आए थे, सक्षम जो बॉडी है, चाहे वो एनबीसीसी हो, सेम इंडिया हो, हिमालयन हो, उनके लोग जो उनके बॉस हैं, एमडी हैं, चेयरपर्सन हैं, वो हमसे आके इस वार्ता में मिले। क्योंकि बात खाली किसी को रोजगार से हटाने की नहीं थी,
बात हमारे बच्चों की अस्मिता की थी, उनकी जो है स्वाभिमान की थी। उस चीज़ के लिए हम वार्ता करना चाह रहे थे, क्योंकि ये कहा गया कि बच्चियों से माहौल खराब हो रहा है, इस परिवेश का बच्चियों के काम करने से माहौल खराब हो रहा है। तो हम ये चाह रहे थे कि वास्तव में अगर माहौल खराब है तो उसमें कौन संलिप्त है, हम उसका नाम सार्वजनिक चाह रहे थे कि किसके कारण हमारी बच्चियां या किसके कारण ये माहौल खराब हो रहा है, आप वो बताइए तो सही हमें। सारी बात इतनी सी थी। देखिए, नियमों का उल्लंघन तो वो जांच का विषय है, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा, लेकिन हम ये मांग कर रहे थे कि आने जाने में सड़क सही होनी चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर पे लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ता है, और जिसकी वजह से कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी की शहादत के गम में शिया समाज में शोक की लहर है। मंगलोर के मोहल्ला हल्का में एक भावुक खिराज ए अकीदत का जलसा आयोजित भी हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। जलसे में दिल्ली से आए प्रमुख धर्मगुरु मौलाना हाफिज मोहम्मद रजा रिजवी समेत कई उलेमाओं ने शिरकत भी की। मौलाना ने दुनिया में बढ़ते युद्धों और बेगुनाहों के खून बहने को इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म भी बताया है। जो ईरान के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ एहतजाज करना, एक तरह से प्रोटेस्ट करना है, जो हमने एक जलसे की शक्ल में, मजलिस की शक्ल में रखा है। यानी रोड पे नहीं, बल्कि एक कैंपस के अंदर हमको एक मजलिस मुनक्किद करनी है, जिसमें हमें आयतुल्लाह खामेनी, जिनको शहीद कर दिया गया, उनके लिए एक तरह से हमें शांतिपूर्वक जो है यहाँ पे एक सभा है, और उसी को मैं खिताब करने के लिए दिल्ली से आया हूँ। हमारा पैगाम सिर्फ इतना है कि जुल्म चाहे किसी पर भी हो, ना इसमें धर्म देखना चाहिए, ना इसमें कास्ट देखनी चाहिए। जिस पर जुल्म हुआ है तो हमें हमेशा जालिम के खिलाफ बोलना चाहिए और मजलूम की हिमायत में बोलना चाहिए। मौलाना साहब, आप जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं वो स्टूडेंट है सबके सब, और कुछ लोग वहां पे टीचिंग कर रहे हैं। तो मैं भारत की गवर्नमेंट से भी कहूंगा, अगर वो लोग आना चाहते हैं तो बाकायदा वो लोग इंडियन एम्बेसी में वहां पे लेटर दे सकते हैं, और इंडियन एम्बेसी हमेशा जो है यही करती है कि जो बच्चे स्टूडेंट फंसे होते हैं उनको सेफली इंडिया पहुंचाया जाता है। और इसका मैं खुद गवाह हूं कि 2020 में जब हम जियारत के लिए गए थे, कोरोना में हम वहां फंस गए थे, हमने इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया तो इंडिया में हमें खुद सेफली भोजन माता यूनियन ने भोजन माताओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण को लेकर नैनीताल के दीनदयाल पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल धरना प्रदर्शन कर रही भोजन माताओं का कहना है कि 3000 प्रति माह पर स्कूलों में उनसे बंधुआ मजदूरों की काम कराया जा रहा है। भोजन माताओं का आरोप है कि उन्हें ना तो समय पर मानदेय का भुगतान होता है और ना ही बोनस का समय पर बोनस दिया जाता है। मेरा नाम रजनी जोशी है और मैं प्रगतिशील भोजन माता यूनियन की महामंत्री हूँ। हम लोग जो है आज अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर महिला दिवस दुनिया के स्तर पे मनाया जाता है, उसमें ही हम लोग आज अपनी बैठक की है, सभा की है, और तमाम उन पूर्वज माताओं के संघर्ष और कुर्बानियों को हम लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए नौकरी से लेके, रोजगार से लेके, वोट डालने से तमाम अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पर आज भी अगर हम बात कहें तो महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं, तमाम तरीके का अपराध जो है देश के अंदर हो रहे हैं। जातिगत अगर कहें तो हिंसा देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर हम अपनी भोजन माताओं की बात करें तो स्कूलों में उनसे बेगार करवाया जा रहा है। बधुआ मजदूरी वो मात्र 3000 रुपये में कर रही हैं, जबकि 4-4 कर्मचारियों का काम स्कूलों में करवाया जा रहा है। 12 माह का मानदेय तक हमारी भोजन माताओं को टाइम से नहीं मिलता है, मतलब 12 माह का मानदेय नहीं मिलता। उसके अलावा वेतन, बोनस, ड्रेस जो है उसका पैसा कभी टाइम से नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर हमारी भोजन माताओं को मात्र 3000 रुपये देने में जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल था। गुरुवार को सीएम धामी ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्टी के नेता ये मानते हैं कि सीएम धामी जहां भी चुनाव प्रचार करते हैं वहां पार्टी प्रत्याशी की जीत होती है, क्योंकि सीएम धामी के लिए गए बड़े फैसलों की चर्चा देश में होती है। इधर कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठाती नजर आती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।